हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 को भी लगाया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर देख सकते हैं। और आप लोग आवेदन भी कुछ लोग कर लिए होंगे, कुछ लोग करेंगे। तो आवेदन के साथ साथ आपको अपने अभ्यास को भी निरंतर बनाए रखना है और कठिन से कठिन, जिसके लिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए, नोट्स को तैयार कीजिए और उसे निरंतर पढ़ते रहिए। अगर आप लोग रोजाना 125 प्रश्नों को सॉल्व सेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से लोग अगर इस चैनल से जुड़ जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को रोजाना लाइव टेस्ट में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपको 3000 प्रश्नों को भी कंप्लीट कराया जाएगा। इस तरह से आप लोग निरंतर अभ्यास बनाए रखें और इस चैनल से जुड़कर अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्ण समूहों में से कौन सा एक अंतस्थ वर्ण समूह है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा अंतस्थ वर्ण समूह है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। बताइए इसमें कौन सा है। तो क च ट त प यह क्या है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रथम वर्ण है। और अंग य ड़ न म यह क्या है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर है। कौन सा है? पांचवा वर्ण है। और ट ठ ड ढ ड़ यह ट वर्ग का 5 अक्षर है। ट ठ ड ढ ड़ यह क्या है? ट वर्ग के वर्ण हैं। अब आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, य र ल व यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। यह भी पूछा जाता है वर्ण अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बताना है 4। कौन कौन से होते हैं? तो य र ल व ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि इस निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो जिसमें से चारों में से 3 ऑप्शन रहेगा, एक कोई दूसरा ऑप्शन रहता है जो आपका सही माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से एक कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। नरहरि स्वामी नहीं है, चित्त स्वामी नहीं है, गोपाल स्वामी नहीं है या राम स्वामी नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था। किसने किया था? विट्ठल नाथ ने किया था, जिसने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अपने 4 शिष्यों को जोड़कर अष्ट कवियों के द्वारा अष्टछाप की स्थापना किया था। इसमें प्रसिद्ध वरिष्ठ कवि कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्ण दास आदि कवियों को जोड़कर अष्टछाप की स्थापना किया गया था, जिसमें आप लोगों को 8 कवियों के नाम भी पता होना चाहिए। तो इसमें से कौन से कवि अष्टछाप के कवि हैं? तो चित्त स्वामी अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द में मुतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसे चिन्हित कीजिए। आपको बताना है कि किसमें मुतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संस्कृत से भी प्रश्न आते हैं, जिसे आप लोगों को जानना है। इस मॉडल पेपर में हर एक तरह के प्रश्नों को रखा गया, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो बताइए मुतुप में प्रत्यय क्या है? तो मुतुप में प्रत्यय क्या है? श्रीमान।
श्रीमान में क्या है, मुतु प्रत्यय है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही होगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से यही फायदा होता है कि आप लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आप उसके आधार पर अपने तैयारी जो चीज़ आपका कमज़ोर है उसे आप अच्छा बेहतर बना सकते हैं। चलिए अगला बताइए। पवन शब्द का संधि विग्रह है। बताएंगे कि पवन में संधि विग्रह क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो पवन में संधि विग्रह पो धन अन होता है। क्या होता है, पो धन अन बराबर क्या होता है, पवन हो जाता है। जिसमें कौन सा संधि है, अयादि संधि है। क्या, अयादि संधि है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि पवन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। पवन हो गया, गायक हो गया, सावक हो गया, इन सभी में क्या है, नयन हो गया, अयादि संधि है। अयादि संधि का भी हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आपको संधि को भी अच्छे तरह से तैयार करना है। अगला बताइए, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि हैं। आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा जो कविता है इसके कवि कौन हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो राम की शक्ति पूजा कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्होंने राम की शक्ति पूजा नामक कविता लिखा गया है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 6। आपको बताना है कि निम्न काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार है। आपको बताना है कि निम्न पंक्तियों में किसमें उपमा अलंकार है। तुम पीतु सरिस भले मोहि मारा, बी है चरण कमल बंदव हरि राई, सी है नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बताइए इसमें से किसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें देखिए, चरण कमल बंदव हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। जहाँ पर उपमेय एवं उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और सी देखिए, नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। जहाँ पर उपमेय एवं उपमान में संशय लास्ट तक बना रहता है वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। इसमें क्या निश्चित नहीं होता है। देखिए इसमें कंफ्यूजिंग है, सारी नारी है कि सारी है, सारी ही की नारी है, यानी नारी और साड़ी में संशय बना रहा है लास्ट तक। यह निश्चय नहीं हो पाता है कि यह नारी है या सारी है, इसलिए यहाँ क्या होगा, संदेह अलंकार। और एक और पूछा जाता है भ्रांतिमान अलंकार। क्या पूछा जाता है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसमें क्या होता है, जिसमें संशय यानी भ्रम लास्ट तक न बना रहकर यह निश्चित हो जाता है कि यह वस्तु है। यानी उपमेय और उपमान में क्या भ्रम निश्चित हो जाता है। मान लीजिए यह क्या, एक रस्सी है। इस रस्सी को कोई बालक रात को देखता है तो उसे क्या समझ लेता है, सांप समझ लेता है। अर्थात उसे वह रस्सी को सांप समझ लेता है, उसे भ्रम हो जाता है कि यह रस्सी नहीं सांप है। निश्चित हो जाता है कि यह सांप ही है, लेकिन वह रहता है क्या, रस्सी रहता है। इस तरह से अगर कहीं भ्रम निश्चित हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन जहाँ पर भ्रम लास्ट तक बना रहता है वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। इन दोनों में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। अगले देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसमें क्या है, विभावना अलंकार। कौन सा है, विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर बिना कारण के कार्य होता है वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे देखिए, बिनु पग चले, बिना पग नहीं है उसके पास लेकिन वह क्या कर रहा है, चल रहे हैं। बिनु काना यानी उनके पास कान नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे में बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। एक और पूछा जाता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। इसमें बिना
कारण के होते हुए भी, इसमें क्या होता है, कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता, वहाँ क्या होता है, विशेष उक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में क्या है, मछली है लेकिन वह फिर भी प्यासी है। यहाँ कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, विशेष उक्ति अलंकार होगा। तो इन सभी में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अलंकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। उपमा अलंकार किसमें है, जिसमें सा सी सम यानी तुलना किया जाता है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये आपका तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, यहाँ सरिस आया है तो इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 7। इसमें 2 कॉलम दिया गया जिसके आधार पर आपको व्यवस्थित करना है कि कौन सा कूट सही है। कर्ता का कारक चिन्ह से मिलान करना है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने, क्या होता है, कर्ता ने यानी कारक चिन्ह ने होता है। कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। अपादान का चिन्ह, अपादान के से अलग होने के अर्थ में क्या होता है, से चिन्ह होता है जहाँ अलगाव होता है। असंप्रदान को चिन्ह होता है और इसके के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तो इसमें कूट से मिलान कर लीजिए कौन सा सही होगा। पहला का चौथा किस में है, तो पहला का चौथा देखिए डी वाले में। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 1, इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 8। यह वैसा संसार है जैसे श्यामल फूल, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है, रहीमदास की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है या जायसी की है। तो यह पंक्ति किसका है, तो यह पंक्ति कबीरदास का है, आप सभी लोगों को पता होगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में एक महिला कथाकार नहीं है, बताइए इसमें से कौन महिला कथाकार नहीं है। उषा प्रियवदा नहीं है, ममता कालिया नहीं है, उषा भंडारी नहीं है या मेहरून निशा परवेज नहीं है। बताइए इसमें से कौन से महिला कथाकार नहीं है। तो उषा प्रियवदा भी महिला कथाकार हैं, ममता कालिया भी महिला कथाकार हैं, मेहरून निशा परवेज भी महिला कथाकार हैं, लेकिन उषा भंडारी क्या है, महिला कथाकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगर मनु भंडारी होता यहाँ पर तो मनु भंडारी क्या है, यह भी एक महिला कथाकार मानी जाती हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 10। आन का मान, आपको बताना है कि आन का मान नाटक के लेखक कौन है। सीताराम प्रेमी हैं, हरि कृष्ण प्रेमी हैं, त्रिलोकीनाथ प्रेमी हैं या प्रेमी राम शर्मा हैं। तो आन की मान नाटक के लेखक हरि कृष्ण प्रेमी हैं। हरि के कृष्ण के प्रेमियों को क्या रहता है, आन की मान रहता है। इस तरह से आन की मान नाटक के लेखक कौन है, हरि कृष्ण प्रेमी हैं। अगला देखिए, निम्न उपन्यासों में से एक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, क्या है, नहीं है, आपको बताना है। कंकाल के, तितली के, इरावती के या भिखारिणी के, बताइए इसमें से कौन जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास भिखारिणी नहीं है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे जिसमें कंकाल, तितली और इरावती रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद का है। जिसमें आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो कंकाल। अंतिम उपन्यास कौन सा था, तो आपका इरावती अंतिम उपन्यास था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 12। चित्रलेखा नामक कृति, आपको बताना है कि चित्रलेखा नामक कृति की विधा क्या है, नाटक है, कहानी है, जीवनी है या उपन्यास है। बताइए चित्रलेखा क्या है, चित्रलेखा आपका बताइए क्या है, तो चित्रलेखा आपका क्या हो जाएगा, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। अब आपको बताना है कि यह चित्रलेखा किस कवि का रचना है। तो चित्रलेखा क्या है, भगवती चरण
वर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा जी का यह क्या है, उपन्यास है। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है, तो आप बताएंगे भगवती चरण वर्मा जी का यह उपन्यास है। प्रश्न नंबर 13 बताइए, निम्नलिखित में से एक रचना यात्रा साहित्य से संबंधित नहीं है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा यात्रा साहित्य नहीं है। घुमक्कड़ जिज्ञासा या घुमक्कड़ शास्त्र नहीं है, आखिरी चट्टान नहीं है, ठेले पर हिमालय नहीं है, मैंने सिल पहुंचाई नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा रचना यात्रा साहित्य नहीं है। बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा, तो इसमें यात्रा साहित्य मैंने सिल पहुंचाई रचना नहीं है। यह किसकी रचना है, तो यह विद्यानिवास मिश्र जी का। किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का यह रचना है। कौन, मैंने सिल पहुंचाई। इसे भी आपको इसके लेखक का भी नाम पता होना चाहिए। अगर घुमक्कड़ शास्त्र या राउसा कृत्यायन का है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है, ठेले पर हिमालय या किसका है, धर्मवीर भारती का क्या है। यह तीनों यात्रा साहित्य हैं, बल्कि मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास जी का रचना है, यह यात्रा साहित्य नहीं है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 14। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हिंदी का आदिकाल रचना के लेखक हैं। हिंदी की आदिकाल एक रचना है, इसके लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं। बताइए हिंदी की आदिकाल रचना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न नंबर 15 बताइए, निम्नलिखित में से एक निबंध मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। बताइए कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। लज्जा और ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति या त्रिवेणी, इसमें से कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि लज्जा और ग्लानि किसकी रचना है, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। कौन, लज्जा और ग्लानि। क्रोध भी किसका है, तो यह भी शुक्ल जी का है। लोभ और प्रीति यह भी रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है जो मनोविकार संबंधी है। लेकिन त्रिवेणी क्या है, यह भी नंबर 16, गागर में सागर भरने का आशय। आपको बताना है कि गागर में सागर भरने का आशय या मतलब क्या है। गागर को लबालब भर देना, थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना, शब्दों का कम प्रयोग करना, मुट्ठी में समुद्र भर लेना। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा कि गागर में सागर भरने का आशय थोड़े शब्दों में व्यापक अर्थ भर देना। यह विशेषता किसकी पाई जाती है, तो यह विशेषता बिहारी में कूट कूट कर भरी हुई थी। अगला बताइए, निम्नलिखित में से एक कवि कृष्ण भक्त नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे कृष्ण भक्त कवि नहीं है। बताइए नंददास नहीं है, सूरदास नहीं है, रसखान नहीं है या पद्माकर नहीं है। बताइए इसमें से कौन ऐसे कवि जो कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं। तो नंददास आपके कृष्ण भक्त कवि हैं, सूरदास भी कृष्ण भक्त कवि थे, रसखान भी कृष्ण भक्त कवि थे, तो कौन नहीं है, पद्माकर कृष्ण भक्त कवि नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यह पद्माकर किस युग के कवि हैं, तो ये पद्माकर रीतिकाल के, किस रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। कौन, पद्माकर। रीति सिद्ध नहीं, रीतिबद्ध, किस रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि गिने जाते हैं, जिसमें आपके केशवदास भी सम्मिलित होते हैं। किसमें, रीतिबद्ध काव्यधारा में। अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पतंग नहीं है, भास्कर नहीं है, मार्तंड नहीं है या विधु नहीं है।
तो सूर्य का जो पर्यायवाची होता है पतंग भी होता है, भास्कर भी होता है, मार्तंड भी होता है। इसके अलावा सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, ये सब भी पर्यायवाची शब्द हैं। आपको पर्यायवाची से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। अब अगला देखेंगे तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन विधु सही हो जाएगा। जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। विधु का अर्थ क्या होता है? तो विधु मिस होता है विष्णु। क्या होता है? विष्णु होता है। और इसका एक अर्थ और होता है विधु मिस क्या होता है? विष्णु। और विधु मिस बुद्धिमान भी होता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 19। बताइए अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है। आपको बताना है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ? हाथ मलकर शोक करना, प्रयास न करना, अकर्मण्य बनकर बैठे रहना। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन ए यानी अवसर बीत जाने के पश्चात बाद पश्चाताप करने से क्या लाभ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 20। आपको बताना है कब तक पुकारूं। यह जो रचना है इसके लेखक कौन हैं? रंगाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, गोविंदाचार्य हैं, रांगे राघव हैं। तो कब तक पुकारूं इस रचना के लेखक कौन है? तो रांगे राघव जी हैं। कौन है? रांगे राघव जी हैं। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 21। नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। यह भी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? मंडन मिश्र हैं, सदल मिश्र हैं, सदन मिश्र हैं या सुदन मिश्र हैं। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 बताइए। रीतिकाल के कवि घनानंद एक काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका नाम है। आपको बताना है कि घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे। रीतिबद्ध काव्यधारक कवि थे, रीति सिद्ध काव्यधारक कवि थे, अरीति काव्यधारक कवि थे या रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि थे। रीतिकाल जो था, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन? पहला रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसमें से जो घनानंद थे वह रीति मुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के कवि थे। इसके अलावा ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव भी रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 23। किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? किसे आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा कहा जाता है? आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान को, सहजोबाई को, दयाबाई को या महादेवी वर्मा को। आधुनिक हिंदी काव्य जगत की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और आपको बताना है कि आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है तो नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक युग का सूर्य किसे कहा जाता है तो सूरदास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को। किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि आधुनिक युग के रहीम किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग के रहीम मिर्जा नासिर हसन जी को कहा जाता है। किसका? मिर्जा नासिर हसन जी को कहा जाता है क्या? आधुनिक युग का रहीम। इन चारों 5 क्वेश्चनों में से एक न एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे आपको क्रमबद्ध रूप से ध्यान रखना है, उसे याद करना है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 24। साकेत महाकाव्य के कवि का नाम है। आपको बताना है कि साकेत महाकाव्य के कवि का नाम क्या है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य या रचना किसकी है? तो सियाराम शरण गुप्त का, बाल मुकुंद गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का या जगदीश गुप्त का। बताइए साकेत महाकाव्य के
कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन कि साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में आपके 15 सर्ग हैं। यह रचना किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का रचना है। एक पूछा जाता है प्रिय प्रवास, बताइए प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। साकेत में 12, कामायनी में 15, प्रिय प्रवास में 17। इसके साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि पारिजात एक रचना है, इसमें अरियौध की रचना है, जिसमें क्या होते हैं? पारिजात में 15 सर्ग होते हैं। वैदेही वनवास में आप ध्यान रखेंगे 18। यह भी किसकी रचना? अरियौध की रचना है। सर्ग से भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसे आपको अच्छे तरह से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 25 बताइए, श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय, बताइए श्रुत्वा शब्द में प्रत्यय। संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग और भी अदर शब्द, शब्द रूप, धातु रूप पूछे जाते हैं, जिसे आपको तैयार करना। बताइए श्रुत्वा में शब्द प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय है या कत्वतु प्रत्यय है? तो श्रुत्वा में क्या प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। क्या है? त्वा प्रत्यय है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 26 बताइए, जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, रोला कहते हैं, हरिगीतिका कहते हैं? बताइए कौन सा सही होगा। तो जिस छंद के चारों चरणों में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे हम चौपाई छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई छंद कहते हैं। दोहा में कितने होते हैं? तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। रोला में कितने होती हैं? तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कितने मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक हैं। आपको बताना है बकलम खुद निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं, मोहन राकेश हैं, या प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, या धर्मवीर भारती हैं? बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। बकलम खुद, बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न नंबर 27 में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी मोहन राकेश बकलम खुद के लेखक हैं। यह क्या है? बकलम खुद एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। इसे भी आपको ध्यान में रखना। किसका है? तो मोहन राकेश का यह निबंध संग्रह है। अगला बताइए 28, नमस्ते शब्द में संधि है। आपको बताना है कि नमस्ते में संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या निर्गुण संधि है? बताइए इसमें से कौन सा संधि है। तो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः धन ते, बराबर क्या हो जाएगा? नमस्ते। इसमें कौन सा है? तो विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 29, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। यह कारक से आपका प्रश्न पूछा गया है कि कारकों का सही क्रम आपको व्यवस्थित करना, किसमें सही क्रम है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। कर्म, करण, संबंध, अपादान या संप्रदान? आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका सूत्र क्या होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे भो हरे। अगर यह सूत्र आप याद है तो इसका क्रम को आप सही रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरह से आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा। इसमें देखिए कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान अपादान, यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। कारक से भी आपको अच्छे तरह से तैयार करना है, क्योंकि कारक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइए 30, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक के नाम क्रमशः हैं। आपको बताना है कि नमक का दरोगा कहानी के नायक और प्रतिनायक कौन कौन हैं। मुरलीधर रामदीन है, वंशीधर गंगादीन है, धरणीधर अलोपीदीन है, या वंशीधर अलोपीदीन है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। तो आप प्रश्न नंबर 30 में ऑप्शन डी वंशीधर अलोपीदीन, यह ऑप्शन सही होगा। इसके नायक कौन है? वंशीधर हैं। प्रतिनायक कौन है? अलोपीदीन इसके प्रतिनायक हैं। किसके? नमक के दरोगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 31, रीति को काव्य की आत्मा माना है। आपको बताना है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है। आचार्य भामा ने, आचार्य वामन ने, आचार्य रमन ने, आचार्य श्यामल ने। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा माने जाते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। और रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो आचार्य वामन ने ही रीति को काव्य की आत्मा कहा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 32, किस कवि के लिए कहा गया है कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं? बताइए किसके लिए कहा गया कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। गे के लिए, केवल केशव के लिए, नागार्जुन के लिए, या रहीम के लिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है, कठिन गद्य। अगर आपसे पूछा काव्य के जगह क्या हो? गद्य हो। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है। किसको? अज्ञेय जी को। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव प्रसाद, केशव के लिए कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 33, कवि बिहारी के लिए निम्न कथनों में से एक सत्य नहीं है। यानी कवि बिहारी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन सत्य नहीं है, उसको पहचान कर आपको बताना है। पहला है, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। उनमें भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति है। वे अनुभाव विधान में बेजोड़ हैं। वे सहृदयता से वंचित हैं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो बिहारी के बारे में जो कथन है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, यह कथन क्या बिल्कुल सही है। बिहारी ने भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति थी। बिहारी में क्या थी? भाषा की अद्भुत समाहार शक्ति थी, यह भी सही है। बिहारी अनुभाव विधान में भी बेजोड़ थे, यह ऑप्शन भी आपका सही है। लेकिन आपका डी ऑप्शन क्या है? वे सहृदयता से वंचित है, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गलत है वो इसी को पूछा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 34, कृतज्ञ शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है। उपकार मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला, कंजूस प्रवृत्ति का, या कदाचार पूर्ण व्यवहार वाला। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। उपकार मानने वाले को हम क्या करते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या करते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ। उपकार मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार न मानने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यह दोनों में से भी पूछा जाता है हर एक परीक्षा में कि उपकार मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। उपकार न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 35 बताइए, निम्नांकित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना तुलसीदास की नहीं है। अनुमान बाहुक नहीं है, बरवे रामायण नहीं है, पार्वती मंगल नहीं है, या शिव स्रोत नहीं है। तो तुलसीदास की रचना कौन कौन सी हैं? बरवे नायिका भी है,
हनुमान बाहुक भी है, बरवे नायिका भी है, पार्वती मंगल भी है, जानकी मंगल भी इनकी रचना है, लेकिन कौन सी नहीं है? शिव स्रोत नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 36 बताइए। गिरजा कुमार माथुर माने जाते हैं, आपको बताना है कि गिरजा कुमार माथुर किस युग के कवि माने जाते हैं? प्रगतिशील कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, नकेनवादी कवि हैं या स्वच्छंदतावादी कवि हैं? तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो गिरजा कुमार माथुर कैसे कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि हैं। कैसे प्रयोगवादी कवि हैं कौन? गिरजा कुमार माथुर जी। और अगला बताइए प्रश्न नंबर 37। तो निम्नलिखित में से एक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? काठ का सपना नहीं है, चांद का मुंह टेढ़ा नहीं है, विपात्र नहीं है या अंकुर नहीं है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो रचना है वह क्या है? काठ का सपना भी है, चांद का मुंह टेढ़ा भी है और क्या है? विपात्र भी है। यह तीनों रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो अंकुर नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 38 बताइए। इन विशेषताओं में से एक धर्मवीर भारती की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता धर्मवीर भारती की नहीं है? प्रयोगवादी मनोवृत्ति नहीं है, रोमांटिक प्रवृत्ति नहीं है, व्यक्तिवादी चेतना नहीं है या सांस्कृतिक समन्वय नहीं है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो धर्मवीर भारती में प्रयोगवादी मनोवृत्ति भी थी, रोमांटिक प्रवृत्ति के भी थे और एक क्या थे? व्यक्तिवादी चेतना भी था इनमें, लेकिन कौन सा नहीं था? तो सांस्कृतिक समन्वय की भावना इसमें विशेषता यह नहीं थी। किसमें? धर्मवीर भारती में। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला बताइए छायावादी युग का समय। आपको बताना है कि छायावादी युग का समय है 1920 ईस्वी से 1936 तक, 1924 ईस्वी से 1940 तक, 1916 से 1930 ईस्वी तक, 1910 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो छायावादी युग का समय कब से माना जाता है? तो 1920 से 1936 तक माना जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 40। उर्वशी काव्य का नायक है। आपको बताना है कि उर्वशी काव्य का नायक कौन है? सुगंधवा है, सुश्रवा है, हरिश्रवा है या पुरुरवा है? तो उर्वशी का नायक कौन है? तो उर्वशी का नायक है पुरुरवा। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उर्वशी के नायक कौन है? पुरुरवा उर्वशी के नायक हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से एक युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। इसमें विलोम का जोड़ा दिया गया जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मसृण का विलोम क्या होता है? रुच्छ होता है क्या? प्रधान का विलोम गौड़ होता है, आस्था का विलोम अनास्था होता है, मृत का विलोम अमृत होता है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो मसृण का विलोम क्या होता है? रुच्छ होता है, यह सही है। प्रधान का विलोम गौड़ होता है, आस्था का विलोम अनास्था होता है, लेकिन मृत का विलोम अमृत नहीं होता। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 42 बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा है। आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, उसकी विधा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है या आत्मकथा है? बताइए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जो नए बच्चे होंगे वह तो कंफ्यूज होंगे ही। बताइए इसमें क्या सही ऑप्शन होगा? तो बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें आत्मकथा देखकर नए बच्चे क्या करते हैं, आत्मकथा को सही करते हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। लेकिन आपको इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। अगला बताइए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलावे, जो सोई कछु गावे, इस पंक्ति में रस है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलावे, सो जोई सोई कछु गावे। बताइए इस पंक्ति के लेखक कौन है। लेखक नहीं बताना, इस पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है या करुण रस है। इसमें क्या है, बच्चे से प्यार दुलार की बात कही गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस होगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 44, भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा निर्माण, भारतेंदु के विषय में यह उक्ति किस कवि की है। आपको बताना कि यह कथन किस कवि का है। मैथिली शरण गुप्त का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है या रामधारी सिंह दिनकर का है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। बताइए, भारतेंदु कर गए भारती की बीड़ा निर्माण, यह कथन भारतेंदु के बारे में किसने कहा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत ने यह कथन भारतेंदु जी के बारे में कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है प्रकृति का कवि, चचेरा कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का चचेरा कवि सुमित्रा नंदन पंत को ही कहा जाता है। अगला बताइए, निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना रत्नाकर जी की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना रत्नाकर जी की नहीं है। साहित्य लहरी नहीं है, विष्णु लहरी नहीं है, गंगा लहरी नहीं है या श्रृंगार लहरी नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होता है कि साहित्य लहरी यह क्या है, रत्नाकर जी की रचना नहीं है। यह रचना किसका है, सूरदास का। किसका रचना है, सूरदास का रचना है, जिसमें क्या है 118 पद संकलित किए गए हैं। इसके अलावा विष्णु लहरी यह आपका रत्नाकर की रचना है, श्रृंगार लहरी भी रत्नाकर की रचना है और गंगा लहरी भी रत्नाकर की रचना है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्ति है। आपको बताना है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यह पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। महादेवी वर्मा जी हैं, नरेश मेहता की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बताइए कि यह पंक्ति किसका है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस पंक्ति के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 47, आपको बताना है कि कैकेयी का अनुताप, कविता के शीर्षक में अनुताप शब्द का अर्थ है। बताइए कि कैकेयी का अनुताप जो कविता है, इसमें अनुताप का क्या अर्थ है। जलन है, ज्वर है, कष्ट है या पीड़ा है। इसमें अनुताप का अर्थ क्या होता है, पीड़ा होता है। अनुताप का अर्थ पीड़ा है। जी आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 48 में निम्नलिखित में से कारक की दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। मैंने तुमको बोला था, तुमने आगरा की यात्रा की, उसने पत्र को लिखा, उनका आस्था उसमें नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो कारक की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो आपका कौन ऑप्शन सही होगा, तुमने आगरा की यात्रा की, ये ऑप्शन बी कारक की दृष्टि से सही वाक्य है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 49, आपको बताना है कि तमस उपन्यास के लेखक हैं। बताइए कि तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं।
यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता भी होना चाहिए कि तमस क्या है। एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है तो बताइए कौन है। परीक्षित साहनी है, बलराज साहनी है, नैना साहनी है या भीष्म साहनी है। तो तमस कैसा है, भीष्म है, यानी तमस के उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी जी हैं। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए 50 नंबर, भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन किस कहानी में व्यक्त हुआ है। बताइए किसमें यह कथन व्यक्त हुआ है। बहादुर कहानी में, अपना अपना भाग्य में, अहम ब्रह्मास्म में या सती में। तो भाव तर्क की पकड़ से बाहर है, यह कथन अपना अपना भाग्य कहानी में व्यक्त हुआ है। किस में व्यक्त हुआ है, अपना अपना भाग्य कहानी में व्यक्त हुआ है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 51। अब आपको बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके कूट के माध्यम से आपको सही प्रश्न का चुनाव करना है। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस तरह के प्रश्न है, आपका 1-2 ऑप्शन ही पता है तो उसके आधार पर भी आप सही चुनाव कर सकते हैं। अपना अपना भाग्य किसका है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपना अपना भाग्य जो है यह किसका है, तो जैनेंद्र का। किसका है, जैनेंद्र का है। अब आप खोज सकते हैं पहला का चौथा सही है, तो पहला में चौथा देखिए कहाँ है, पहला में चौथा देखिए क में डी ऑप्शन में यहाँ है, तो आपका क्या यही डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके आगे भी मिला लीजिए। अहम ब्रह्मास्म किसका है, तो अहम ब्रह्मास्म भीष्म साहनी का है। पंचलाइट किसका है, तो पंचलाइट परमेश्वरनाथ रेणु का है। सती किसका है, तो सती शिवानी का है। इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला ऑप्शन सही होता है। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 51। आपको बताना है कि मुमुक्ष का सही अर्थ है। बताइए कि मुमुक्ष का सही अर्थ क्या होता है। मृत्यु की कामना होता है, मोक्ष की कामना होता है, मोक्ष को प्राप्त किया हुआ होता है या मन की इच्छा होता है। बताइए इसमें कौन सा सही है। तो मुमुक्ष का अर्थ होता है मोक्ष की कामना। क्या होता है, मोक्ष की कामना। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 53 बताइए, जिन खोया तिन पाई या गहरे पानी पैठ, इस कथन का आशय है। बताइए कि इस कथन का क्या आशय, क्या मतलब है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है, यह सही है। नदी के किनारे बैठने से जल में घुसना अच्छा लगता है, यह तो बिल्कुल गलत है। कुछ भी पाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है, यह भी गलत है। परिश्रम से पानी में खोजने पर मोती मिलता है, यह भी गलत है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ, इस कथन का मतलब होता है सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रम और संघर्ष करता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 54। सन्नाटा निबंध के लेखक हैं। आपको बताना है कि सन्नाटा निबंध के लेखक कौन हैं। बताइए कौन हैं। हरिशंकर परसाई जी हैं, अज्ञे जी हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो सन्नाटा जो निबंध है, सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 55 बताइए, नीलो उत्पल शब्द में समास है। आपको बताना है कि नीलो उत्पलम शब्द में समास कौन सा है। अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। तो नीलो उत्पलम, नीला कमल, इसका मतलब क्या होगा, नीला कमल। तो जिसमें विशेषण विशेष से का संबंध होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 26। आप लोग कमेंट करके यह भी बताएंगे कि आपको और
स्पीड में चाहिए कि और स्लो में पढ़ाया जाए, बताया जाए। आपको कमेंट करके बताना है कि और जल्दी जल्दी सुपरफास्ट तरह से चला जाए कि इसको विस्तारित रूप में पढ़ाते हुए बताते हुए चला जाए। आप कमेंट बताइएगा, उसके अनुसार मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगला बताइए, 56 निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। बताइए कि इसमें कौन सा एक युग्म सही नहीं है। पुनर्नवा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तितली के जयशंकर प्रसाद हैं। अमृत और विष के अमृतलाल नागर हैं। त्यागपत्र के भगवती चरण वर्मा है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए पुनर्नवा किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तितली किसका उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का। अमृत और विष किसका है, तो अमृतलाल नागर का। त्यागपत्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो आपको पता होना चाहिए त्यागपत्र किसका है, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का। किसका है, जैनेन्द्र कुमार का है। अब प्रश्न नंबर 57 बताइए, निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी है। आपको बताना है कि इस कहानी में से कौन सा सबसे सशक्त और प्रसिद्ध कहानी माना जाता है। ममता है, कफन है, बहादुर है या उसने कहा था। बताइए इसमें कौन सा कहानी सबसे प्रसिद्ध और सशक्त है, तो ऑप्शन डी उसने कहा था, यह कहानी सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध है। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा कफन किसका है, तो कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ममता किसका है, तो ममता जयशंकर प्रसाद का कहानी है। बहादुर किसका है, तो बताइए कमेंट में कि बहादुर किसका कहानी है। बहादुर आपका होगा अमरकांत का। किसका है, अमरकांत का कहानी है। चलिए अगला बताइए, कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है। आपको बताना है कि उर्वशी जो रचना है यह किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कि इसका मूल भाव क्या है, अध्यात्म दर्शन है, प्रेम और काम दर्शन है, भक्ति दर्शन है या वैराग्य भाव है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उर्वशी का मूल भाव क्या है, प्रेम और काम दर्शन इसका मूल भाव है। ठीक है, उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए, महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब यहाँ आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए मिला था। दीपशिखा के लिए मिला था कि यामा के लिए मिला था, नीरजा के लिए मिला था या सांद गीत के। चारों रचनाएं किसकी है, महादेवी वर्मा की है। इसमें किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो 24 अप्रैल। कब, 24 अप्रैल 1982 को। 24 अप्रैल 1982 को मिला था। यह आपको ध्यान में रखना है। और चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लोकायतन किसकी रचना। आपको बताना है कि लोकायतन किसकी रचना है। पंत की, महादेवी वर्मा की, नरेंद्र शर्मा की या नरेश मेहता की। तो लोकायतन सुमित्रानंदन पंत का रचना है। अगला बताइए, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। श्री कृष्ण का है, बाबा नंद का है, राधा का है या उद्धव का है। तो यह कथन जो है उद्धव जी का है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आपको बताना है प्रश्न नंबर 62 में, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है।
बताइए कि चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है? नमक का दरोगा का है, पर्दा का है, सती का है या बहादुर का है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, यह पर्दा कहानी से लिया गया। पर्दा कहानी किसका है? तो यशपाल का है। किसका है? यशपाल जी का। यह पर्दा कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 63। आपको बताना है कि गोदान उपन्यास के नायक और नायिका हैं। बताइए कि गोदान उपन्यास के नायक और नायिका कौन हैं? गोबर और झुनिया हैं, मेहता और मालती हैं, माता दीन और दुलारी हैं, होरी या धनिया हैं। तो गोदान उपन्यास के जो नायक नायिका हैं, नायक इसके होरी और नायिका धनिया हैं। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और 64 बताइए, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? साकेत को, प्रियप्रवास को, कृष्णायन को या लोकायतन को? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रियप्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके लेखक कौन हैं? तो अरियौध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियौध जी हैं। ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 65। आपको बताना है कि उड्डयन शब्द में संधि है। बताइए, उड्डयन शब्द में संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? तो आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका संधि विच्छेद होता, उत्धन संधि। क्या होगा? उत्धन डयन। उत्धन डयन होगा बराबर उड्डयन हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही है व्यंजन है? इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो इसमें आपका व्यंजन सही जवाब होगा। इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। तो क्या है आपका व्यंजन है, ड भी क्या है? व्यंजन है। इस तरह से त और ड मिलते हैं तो त ड में बदल जाता है। तो इस तरह से उड्डयन शब्द बन जाता है। जिसकी संधि के द्वारा? तो व्यंजन संधि के द्वारा। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 66। अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखित है? बताइए कि यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा? तो अंग्रेज राज सुख साज सज अति भारी, पै धन विदेश चली जाते यही अति कुआरी। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का खड़ी बोली के क्या जनक के रूप में जाना जाता है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रस नहीं है? आपको बताना कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, बिसलदेव रासो। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो रासो काव्य का विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। किसमें? बिसलदेव रासो में। इसके लेखक कौन है? तो नरपति नाला है। कौन है? नरपति नाला इसके लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई जी हैं। परमाल रासो के लेखक जगनिक हैं। खुमान रासो के लेखक दलपति जी हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 68 बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे? आपसे पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, तो आपको बताना है कलकत्ता में। इसमें कौन कौन से अध्यापक थे? तो आपको बताना है, बताइए कौन से हैं? पंडित दौलत राम हैं या राम प्रसाद निरंजनी हैं? पंडित लल्लू लाल या सदल मिश्र हैं? राजा लक्ष्मण सिंह या शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं? प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे पहले लल्लू लाल और सदल मिश्र जी। ये दोनों क्या थे? हिंदी के अध्यापक थे।
राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंज को राजा द्वय के नाम से भी जाना जाता है। अगला बताइए 69, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। पूर्णमल हैं, भारमल हैं, तख्तमल हैं या जटमल हैं। तो गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं। कौन हैं? जटमल जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 70, आपको बताना है कि अस्थावर शब्द का विलोम है। बताइए कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ होगा, जंगम होगा, चेतन होगा या अचेतन होगा। तो अस्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। संदेह राशक, संदेह राशक का ही दूसरा नाम क्या है? संदेश राशक। इन दोनों में से कोई भी नाम पूछ लिया जा सकता है। तो बताइए इसके रचनाकार हैं। कभी नल्ला हैं, केदार भट्ट हैं, अब्दुल रहमान हैं या रमजान शेख हैं। तो संदेह राशक या संदेश राशक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान जी हैं। कौन है? अब्दुल रहमान जी हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला बताइए, केधव व्योम बीथिका भरे हैं भूमि धूमकेतु, इस पंक्ति में अलंकार है। बताइए कि केधव व्योम बीथिका भरे हैं भूमि धूमकेतु, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा? इसमें क्या संदेह की भावना बताया गया, प्रदर्शित किया गया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? संदेह अलंकार होगा। क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। अब 73 बताइए, चतुर्मास शब्द में समास है। आपको बताना है चतुर्मास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। जिस समास में पहले क्या संख्यावाची शब्द होता है उसे में द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। चतुर्मास में क्या है? द्विगु समास आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 74 बताइए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरिसम सब कहित होई। बताइए इस चौपाई से भाव प्रकट होता है। कौन सा भाव प्रकट होता है? संपन्नता का, लोकमंगल का, गंगा की पवित्रता का, यश का। हित होई, हित मीन्स भलाई, लोकमंगल की कामना इसमें क्या गया है। इस पंक्ति में, इस चौपाई में क्या लोकमंगल की भावना प्रकट हुई है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 75, आपको बताना है कि सूरदास की भक्ति है। बताइए कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी? दास्य भाव की थी, साख्य भाव की थी, चातक भाव की थी या गोपी भाव की थी? इसमें आपको यह पता होना चाहिए दास्य भाव की भक्ति किसने किया था? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति की थी। और साख्य भाव की भक्ति किसने किया था? तो सूरदास ने। किसने किया था? सूरदास ने साख्य भाव की भक्ति किया था। किसकी? साख्य भाव की भक्ति किया था। किसने? सूरदास ने। सखा माना था किसको? कृष्ण को। और तुलसीदास ने राम को क्या माना था? उनका राम का अपने, उसने राम का दास अपने आप को माना था। ठीक है, इसलिए दास्य भावना तुलसी के रचनाओं में है और सूर की रचनाओं में सखा भाव दिखाई देता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, मीराबाई की भक्ति में कौन सी भावना थी? तो उसमें माधुर्य भावना थी। मीराबाई की भक्ति में कौन सी भावना थी? माधुर्य भावना थी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, माधुर्य किसमें? मीरा की कविताओं में। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, इस काव्य उक्ति या कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं? आपको बताना है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास में किस प्रकार की आलोचना पद्धति का प्रयोग हुआ है? गवेषणात्मक आलोचना का, भाववादी आलोचना का, निर्णयात्मक आलोचना का या व्याख्यात्मक आलोचना का? तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन सी आपका निर्णयात्मक आलोचना का प्रयोग किया गया है।
तो आपका सही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 77। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। अब बताइए कि रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन हैं। तो रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि हैं, शंकुक हैं, मम्मट हैं या नंद किशोर हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए भरत मुनि आपका सही हो जाएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 78। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं, यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा है। आचार्य दंडी ने कहा है, राजशेखर ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है या आचार्य भोज ने कहा है। तो वाक्यम रसात्मकम वाक्यम किसने कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 79। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। आपको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है उसको पहचानना है। आशीर्वाद है, अकर्मण्य है, उपरोक्त है या सन्निकट है। तो आशीर्वाद भी आपका क्या है सही है, अकर्मण्य भी आपका सही लिखा गया है, सन्निकट भी आपका सही लिखा गया है, लेकिन क्या उपरोक्त आपका गलत है। उपयुक्त ऐसे नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता उपयुक्त। क्या लिखा जाता है उपयुक्त लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका उपयुक्त लिखा जाता है न कि उपरोक्त। आपका शुद्ध क्या माना जाता है उपयुक्त शुद्ध माना जाता है। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। 80 बताइए राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। वीरगाथा काल की है, भक्ति काल की है, द्विवेदी युग की है या छावादी युग की है। बताइए कमेंट कीजिए किस युग की है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राम की शक्ति पूजा या किसकी रचना है। तो यह निराला जी की रचना। किसकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये किस युग की है। तो छायावादी युग की रचना मानी जाती है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 81। कूट के द्वारा आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सूची 1 एवं 2 को सुमेलित कीजिए और उसके आधार पर आपको कूट के द्वारा क्या करना है सही क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वीर गाथा काल का समय बताना, आपको रीत काल का समय बताना, आधुनिक काल का समय बताना, भक्ति काल का समय को क्या करना मिलान करना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि वीर गाथा काल का समय कब से माना जाता है। संवत 1050 से 1375 तक। किसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। उसके बाद भक्ति काल का समय कब से माना जाता है 1375 से 1700 तक। रीत काल का समय कब से माना जाता है 1700 से 1900 तक माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब तक माना जाता है तो 1900 से अब तक के समय को आधुनिक काल समय माना जाता है। इस तरह से पहला का आपका क्या सही है 4 सही है। पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथे का 1 सही ऑप्शन हो रहा है। इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ से भी हर एक परीक्षा में कोई न कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर बनता है। इसको आपको सही तरह से याद होना चाहिए। अगला बताइए प्रश्न नंबर 82। नागमती वियोग वर्णन पद्धति। आपको बताना है कि नागमती वियोग वर्णन जो किया गया है इसकी पद्धति क्या है। खष्ट ऋतु वर्णन पद्धति है, 12मासा पद्धति है, ऋतु वर्णन पद्धति है या प्राकृतिक वर्णन पद्धति है। तो नागमती वियोग वर्णन की पद्धति कैसी है 12मासा पद्धति है। इसमें 12 महीने के आधार पर वर्णन किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 83।
बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है, यानी भ्रमर गीत जो परंपरा चली थी उसको क्या कहा जाता है। संदेश काव्य कहा जाता है, दूत काव्य कहा जाता है, उपालंब काव्य कहा जाता है, या विरह काव्य कहा जाता है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के तरह इसी तरह का वीडियो बना सकूं। और आपका कोई सुझाव है तो उसे आप दे सकते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को उपालंब काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपालंब काव्य कहते हैं। आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। 84 बताइए, कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। आपको बताना है कि कनक का कौन कौन सा अर्थ होता है, कौन सा नहीं होता, वही आपका चुनाव करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कनक मिश्र क्या होता है, सोना होता है। कनक मिश्र क्या होता है, धतूरा भी होता है। और कनक मिश्र क्या होता है, आटा भी होता है। आटा को भी क्या कहा जाता है, कनक कहा जाता है। तो कौन सा नहीं है, कन्या आपका कनक का अर्थ नहीं है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 85 बताइए, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है। उसको आपको क्या करना, चिन्हित करना, कौन सा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। शतायु नहीं है, मित्र नहीं है, अभिज्ञान नहीं है, या नियर नहीं है। तो हिंदी भाषा का जो शब्द है वो क्या है, शतायु भी है, मित्र भी है, आपका अभिज्ञान भी है। तो कौन सा नहीं है, नियर आपका हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। डी ऑप्शन सही जवाब। अगला बताइए प्रश्न नंबर 86, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। बताइए कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने भक्ति रस में भी, श्रृंगार रस में भी और वीर रस में भी तीनों पर अधिकार पूर्वक कविता लिखे हैं। वो कौन से कवि हैं? भूषण हैं, पद्माकर हैं, सूरत मिश्र हैं, या मतीराम हैं। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा पद्माकर। ऑप्शन बी जितने लोगों ने चॉइस किया है उनका सही जवाब होगा। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वीर रस के रीतकाल में वीर रस के कौन कवि माने जाते हैं। तो भूषण रीतकाल के कवि माने जाते हैं जिन्होंने वीर रस में कविताएं या रचना लिखे हैं। प्रश्न नंबर 87 बताइए, मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। यह पंक्तियाँ किस कवि की है। बताइए कि यह पंक्ति किस कवि की है। नंददास की है, सूरदास की है, कृष्णदास की है, या परमानंद दास की है। इस तरह से पंक्ति और कथन भी पूछे जाते हैं जिसको आपको सही तरह से तैयार करना है। बताइए इस पंक्ति के कवि कौन है। तो इस पंक्ति के कवि हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। आपका बी ऑप्शन सही होगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब होता है। अब प्रश्न नंबर 88 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है। अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा है। श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने। बताइए किसने विलायती उत्थान कहा था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा था। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। 89 बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई। आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुआ था। 1935 में, 1936 में, 1937 में, या 1938 में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो प्रगतिशील लेखक संघ की सर्वप्रथम जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है। लेकिन भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुआ था।
और जिसके संचालक कौन बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके संचालक बनाए गए थे, अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद्र जी, जो भारत में हुआ था, लंदन पे। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर लंदन में पूछा जाए तो आपका 35 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में 1936 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था यह भी पूछा जाता। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, यह ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 90 बताइए। इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जीवनी परक उपन्यास है। उपन्यास तो सभी हैं, लेकिन कौन जीवनी परक उपन्यास उसे आपको बताना है। खंजर नयन है, भूले बिसरे चित्र है, झूठा सच है, या ईदनम है। बताइए इसमें कौन सही जवाब होगा। तो आपको पता होना चाहिए भूले बिसरे चित्र यह किसका है? भगवती चरण वर्मा का। किसका है? भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है। ईदनम किसका उपन्यास है? ईदनम आपका बताइए किसका उपन्यास है? ईदनम बताइए किसका उपन्यास है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैत्रेयी पुष्पा। किसका? मैत्रेयी पुष्पा का यह ईदनम उपन्यास है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, एक पूछा जाता है इत्यलम। क्या पूछा जाता है? इत्यलम। यह क्या? एक कविता संग्रह है। इसके लेखक कौन है? तो अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे हैं। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ईदनम क्या है? एक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। इत्यलम एक कविता संग्रह है। किसका है? तो अज्ञे का है। झूठा सच किसका है? तो झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। किसका है? यशपाल जी का उपन्यास है। खंजर नयन किसका है? तो खंजर नयन है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का यह क्या है? उपन्यास है। यही आपका जीवनी परक उपन्यास है। आपका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। किसके जीवन पर लिखा गया है? तो यह सूर्य के जीवन पर लिखा गया, यानी सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है खंजर नयन। एक और पूछा जाता है मानस का हंस। बताइए मानस का हंस किसका उपन्यास है? यह भी जीवनी परक उपन्यास है। किसका है? तो यह भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो यह किसके जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है मानस का हंस, जिसके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। प्रश्न नंबर 91 बताइए। मनु भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? महाभोज है, आपका बंटी है, त्रिशंकु है, एक फ्लैट सैलाब है। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मनु भंडारी का ये चारों क्या हैं? रचनाएं हैं। चारों रचनाएं किसकी हैं? मनु भंडारी की हैं। लेकिन कौन सा राजनीतिक विषय पर लिखा गया है? तो राजनीतिक विषय पर लिखा गया उपन्यास क्या है? महाभोज है। क्या है? महाभोज आपका सही जवाब होगा ए। अब अगला बताइए प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं। जॉर्ज लुकाच हैं, I.A. रिचर्ड्स हैं, कॉलरिज हैं, या क्रोचे हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है? कॉलरिज। आपका सी ऑप्शन सही होगा। जितने सी ऑप्शन को चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 93 बताइए। हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? आपको बताना है कि हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है। तार सप्तक से है, दूसरा सप्तक से है, तीसरा सप्तक से, या चौथा सप्तक से है। तार सप्तक की जो स्थापना हुई थी वह 1943 में हुआ था। किस में हुआ था? तो 1943 में हुआ था। किसने किया था? सो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे जी ने इसकी स्थापना किया था। यह एक काव्य संग्रह था जिसमें 7 कवियों को जोड़कर
4 कितने सप्तक बनाए गए थे? 4 सप्तक बनाए गए थे, जिसमें पहले सप्तक का नाम तार सप्तक दिया गया, दूसरे सप्तक का नाम दूसरा सप्तक, तीसरे का तीसरा सप्तक, चौथे का चौथा सप्तक नाम दिया गया। इसमें आपको बताना कि दूसरे तार सप्तक के जो कवि थे वो हरि नारायण व्यास। आपका सही जवाब क्या होगा? दूसरा सही जवाब होगा। हरि नारायण व्यास क्या थे? दूसरे सप्तक के कवि थे। यहाँ से प्रश्न कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सभी तार सप्तकों के नाम और उसके लेखक आपको पता होना चाहिए। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? तो हरि नारायण व्यास जी हैं, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, शकुंतला माथुर जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जी, ये 7 कवियों को मिलाकर दूसरा तार सप्तक बनाया गया था। इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि दूसरे तार सप्तक में कौन सी महिला थी? तो इसमें महिला कौन थी? तो शकुंतला माथुर इसमें महिला कवित्री थी, जिसे आपको ध्यान में रखना है। या इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि शकुंतला माथुर किस तार सप्तक से थी? तो आपको ध्यान रखना है दूसरे तार सप्तक से जुड़ी हुई थी। इस तार सप्तक को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर एक परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न जरूर बनता है। 94 बताइए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह उक्ति या कथन किस लेखक का है? प्रताप नारायण मिश्र का है, प्रेम चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का है, भारतेंदु का है या बालकृष्ण भट्ट का है? तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। जिसने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 95 बताइए कि वस्तुनिष्ठ समीकरण या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है? जॉन कोरेन्सम हैं, टी.एस. इलियट हैं, एलेन रेट हैं, I.A. रिचर्ड्स हैं। बताइए कि वस्तुनिष्ठ समीकरण जिसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत कहते हैं, इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक टी.एस. इलियट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? टी.एस. इलियट। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। यह जो कहानी दिया गया इसमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा शिव प्रसाद सिंह का कहानी है। हंसा जाए अकेला है, कर्मनाशा की हार है, जहाँ लक्ष्मी कैद है या मलबे का मालिक है। बताइए इसमें से कौन सा कहानी शिव प्रसाद सिंह का है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हंसा जाए अकेला किसका रचना है? तो मार्कंडेय का यह रचना है। जहाँ लक्ष्मी कैद है यह किसकी रचना है? तो जहाँ लक्ष्मी कैद है यह राजेंद्र यादव का रचना है। किसका कहानी है? राजेंद्र यादव का कहानी है। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? तो यह मोहन राकेश का। किसका? मोहन राकेश का कहानी है। तो आपका सही जवाब होगा शिव प्रसाद सिंह का कहानी कौन सा है? कर्मनाशा की हार। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा या यारों के यार। ये सभी कृष्णा सोबती की रचना है। इसमें से कौन सा सांझी संस्कृत को विषय बनाकर लिखा गया है? तो बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है सांझी संस्कृत को विषय बनाकर लिखा गया है। यह भी पूछा जाता है कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। किसका? कृष्णा सोबती की। हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। यारों के यार कृष्णा सोबती का रचना है। 98 बताइए, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? आपको बताना है कि कौन सा नाटक भारतेंदु के पूर्ववर्ती है। प्रहलाद है, चरित है, आनंद रघुनंदन है, कलिकौतुक है या चंद्रसेन नाटक है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? कलिकौतुक रूपक जो नाटक है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। इसे भी आपको पता होना चाहिए। और आपका आनंद रघुनंदन के लेखक कौन हैं? तो आनंद रघुनंदन के लेखक माने जाते हैं विश्वनाथ सिंह।
जो रीवा नरेश थे विश्वनाथ सिंह, इसके विश्वनाथ सिंह, ठीक है, इसके लेखक माने जाते हैं। तो इसे भी आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आनंद रघुनंदन किसका है? भारतेंदु के पूर्ववर्ती कवि थे जिनकी रचना थी आनंद रघुनंदन। इसके लेखक कौन थे? तो विश्वनाथ जी थे, विश्वनाथ सिंह। अगला बताइए प्रश्न नंबर 99। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बताइए कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रसलीन हैं, आलम हैं, पद्माकर हैं या केशव दास जी हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास जी हैं। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 100 बताइए कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बताइए इसमें कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बालाबोधनी नहीं है, कवि वचन सुधा नहीं है, हिंदी प्रदीप नहीं है, श्री शारदा नहीं है। बालाबोधनी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और कवि वचन सुधा के भी लेखक कौन, संपादक कौन है? तो यह भी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसे भी आपको याद रखना है। श्री शारदा पत्रिका के संपादक कौन है? इसमें 3 कवि मुख्य रूप से थे। इसकी स्थापना 1920 में जबलपुर से हुआ था, जिसमें नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शालग्राम द्विवेदी जी थे। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका का संपादन किया था। तो आपको प्रश्न के अनुसार बताना है कि इसमें कौन से भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? तो श्री शारदा पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। क्या है? छायावादी युग की पत्रिका मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 101। चंद हसीनों के खतूत, यह तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी रचना है या किसकी रचना है? आगा हसन, हस्र कश्मीरी का, मुंशी अजमेरी का, पांडे बेचन शर्मा उग्र का या मुंशी सदा सुखलाल का? तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन को चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ? आपको बताना है मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ है। तो मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? 1961 में, 1963 में, 1964 में या 1965 में हुआ था? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो 1964 में मुक्तिबोध का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 103। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं, यानी राम भक्ति में रसिक संप्रदाय का शुरुआत किसने सर्वप्रथम किया था? रामचरण दास ने, जीवाराम ने, महाराज रघुराज ने या आचार्य कृपा निवास ने? तो बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सही होगा? बताइए 103 में कौन सा सही होगा? तो आपका पहला सही हो जाएगा। रामचरण दास जी राम भक्ति संप्रदाय के शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 104 बताइए बादशाह दर्पण के लेखक कौन हैं? अब्दुल रहीम खान खाना हैं, राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या अबुल फजल हैं? तो बादशाह दर्पण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए 105। इन दुखिया अखियान को सुख सिर जो ही नाही,
देखत बनै न देखतै अनदेखै अकुलाई। इस पंक्ति के कवि कौन है? यह दोहा किस कवि का है? देव का है, मतीराम का है, बिहारी का है या पद्माकर का है? बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो इस पंक्ति के लेखक कौन हैं, कवि कौन हैं? तो बिहारी जी हैं। कौन है? कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए कि इसमें ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसको माना जाता है? तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बताते चलूँगा। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 107 बताइए। इसमें आपको बताना है कि पटकथा कविता किस कवि से ने लिखी है? बताइए कि पटकथा जो कविता है इसको किस कवि ने लिखा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसने लिखा है? धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल। यह सही जवाब आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 बताइए। घासीराम कोतवाल, आपका एक घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल एक नाटक है जिसके मूल लेखक कौन हैं? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार या जीपी देशपांडे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। घासीराम कोतवाल नाटक के मूल लेखक विजय तेंदुलकर जी, आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए 109 प्रश्न। इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है। इसमें से बताना है कौन सा उपन्यास महिला लेखिका का है। तो इनमें से महिला उपन्यास कौन है? उषा प्रियवंदा। कौन है? उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवदा, ठीक है, जिसकी एक उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका है। यह क्या है? एक महिला लेखिका का उपन्यास है। बाकी क्या है? पुरुष के लेखक के हैं, ठीक है, पुरुष लेखक के यह उपन्यास हैं। अगला बताइए 110। नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? आपको बताना नटरंग क्या है? एक पत्रिका है। यह किस विधा पर केंद्रित है? तो नटरंग पत्रिका क्या है? नाटक विधा पर केंद्रित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला बताइए 111। इनमें से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? आपको बताना है इसमें से कौन सी कहानी शेखर जोशी की है। तो आपका ऑप्शन ए कोसी का घटवार। यह क्या है? शेखर जोशी का कहानी है। चिप की दावत किसका है? तो चिप की दावत भीष्म साहनी का कहानी है। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला बताइए दो आब के लेखक कौन है? दो आब के लेखक कौन है आपको बताना है। तो दो आब के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अगला बताइए प्रश्न नंबर 113। आपको बताना है मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। तो मुक्तिबोध की कौन सी पुस्तक थी जिसे प्रतिबंधित किया गया था? किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो यह पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृत पुस्तक थी जिसे प्रतिबंधित किया गया था। यह पुस्तक किसकी थी? तो यह मुक्तिबोध की पुस्तक थी। अगला बताइए प्रश्न नंबर 114। आपको बताना श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। बताइए श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 115 देखिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक इब्राहिम अलका जी थे। कौन थे? इब्राहिम अलका जी थे। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 116 देखिए। केशव को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो पहला क्वेश्चन बनता है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो केशव दास को। एक और क्वेश्चन बनता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो अज्ञेय को। किसको कहा जाता है? अज्ञेय को। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को किसने कहा?
तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अब आइए प्रश्न नंबर 117, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा? आपको बताना नई पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो नई पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 है। कब है? 1954 है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 118, गदल कहानी के लेखक हैं। गदल कहानी के लेखक आपको बताना है। गदन की विधा क्या है? गदल एक कहानी है। इसके कहानीकार कौन है? तो रांगे राघव जी। अब बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 119 बताइए, अंधा युग की विधा है। आपको बताना है कि अंधा युग की विधा कौन सी है। तो अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती का एक क्या है? काव्य नाटक है। क्या है? एक काव्य नाटक है। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 120 बताइए, आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? आपको बताना है कि आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन बने थे। तो आलोचना पत्रिका के जो पहले संपादक थे वह शिवदान सिंह चौहान थे। कौन थे? शिवदान सिंह चौहान जी पहले संपादक बने थे। 121 बताइए, रीतिकालीन कवि रसलीन की कविता निम्नलिखित में कौन सी है? तो रसलीन की किस युग के कवि हैं? तो रीतकाल के कवि माने जाते हैं। इसकी कौन सी कविता है इसमें से? तो ऑप्शन सी रस प्रबोध रसलीन का क्या है? कविता है। 122 बताइए, चक्रपाढ़ में समास है। आपको बताना है चक्रपाढ़ में कौन सा समास होगा। तो चक्रपाढ़, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात कौन? विष्णु भगवान। आपका बहुब्रीहि समास है इसमें। अगला बताइए प्रश्न नंबर 123, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा काल है जिसको दो भागों में बांटा गया। पहले भाग को पूर्व मध्यकाल और दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी यानी भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 124 आपको बताना है कि अभिधा उत्तम काव्य है। अभिधा उत्तम काव्य है कहकर किस आचार्य ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना है। तो आपका सही जवाब ए आचार्य देव ने अभिधा उत्तम काव्य कहकर आचार्य देव ने अभिधा को श्रेष्ठ शब्द शक्ति माना। किसने माना है? तो आचार्य देव ने माना। यह कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य तो देव का है, आचार्य देव का। अगला बताइए प्रश्न नंबर 125, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। राष्ट्रभाषा के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको बताना है कि जिसमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। हिंदी देश को भावात्मक रूप से बनाए रखने में समर्थ है, यह बिल्कुल सही है। हिंदी की लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह भी सही है। इसकी शब्द संपदा सीमित और अपर्याप्त है, यह क्या है? आपका बिल्कुल गलत होगा। तो आपका सी जवाब क्या होगा? गलत जवाब होगा। अगला देख लिए, हिंदी को देश की अधिकांश जनता बोलती और समझती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा सत्य है? सी आपका सत्य है, इसलिए आपका यही सही ऑप्शन होगा।